चलिए स्वागत है दोस्तों आप सभी पे तमाम विद्यार्थी का। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था उसी का आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। पूरा टॉपिक मैंने पार्ट 1 में करवाया था, इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक बचा हुआ है। इनकी समझे बड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन सबसे आसान तरीका से मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ हर चीज को, तो आराम से पढ़िए। और इस चैप्टर से आपका काफी ज्यादा का क्वेश्चन का पूछा जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन एकदम लिखा हुआ है किस चैप्टर से आएगा, और दूसरा नंबर चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चैप्टर 5वां चैप्टर से बड़ी कम 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। चैप्टर में आप लोग का वैद्युत रसायन का पार्ट 2 है, तो आराम से देखिए। ठीक है, चलो वैद्युत रसायन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्यारे बच्चों के मोलर चालकता क्या है। ठीक है, मोलर चालकता है वो आपका क्या है। एक तुल्यांकीय चालकता होता है, मोलर चालकता तुल्यांकीय चालकता, ये दोनों है। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया कि मोलर चालकता क्या है या तुल्यांकीय चालकता क्या है। तो कोई एक परिभाषा अगर मान लीजिए मोलर चालकता का आपको याद हो गया ना, तो तुल्यांकीय चालकता चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, मोलर चालकता एक होता है, तुल्यांकीय चालकता होता है। ठीक है, दो गो चालक होता है, चालकता होता है। इसको आपको समझना है क्योंकि ये आपके परीक्षा में 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या सर जी 2 नंबर? हाँ, कभी कभार 5 नंबर में पूछेगा कि मोलर चालकता और तुल्यांकीय चालकता ज्ञात करें या इसका परिभाषित करें। इस प्रकार से दे देगा, सूत्र लिखे, मात्रक लिखे। तो इस प्रकार से आपके 5 नंबर में भी पूछा जाता है। तैयार हो? चलो बताओ। तो आ जाओ, यहाँ पर टॉपिक का नाम रख दो मोलर चालकता। नाम क्या है टॉपिक का? नाम आप लोग कॉपी में उतारो, मोलर चालकता। ठीक है, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी चालकता। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेशल क्लास आ जाता है। ठीक है, मोलर चालकता क्या, मोलर कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पर मोलर चालकता क्या है। ठीक है, देखो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, यानी कि कोई वैद्युत अपघट्य होगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोई क्या है आपका वैद्युत अपघट्य, मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका मान लीजिए ये आपका क्या बीकर है, जिसमें आपका क्या वैद्युत अपघट्य, इसमें मान लो सोडियम क्लोराइड घोला हुआ है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड घोला है, तो किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल के द्वारा, मान लो इसमें 1 मोल घोल दिया जाता है। क्या 1 मोल? 1 मोल मतलब क्या होता है? 1 ग्राम समझ लो, 1 ग्राम समझ लो, अनुभार समझ लो, 1 मोल का मतलब 1 ग्राम अनुभार। ठीक है, इसको इस बिलियन में घोला जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका वैद्युत अपघट्य है, किसी वैद्युत अपघट्य में, क्या किसी वैद्युत अपघट्य में, जो वैद्युत अपघट्य आपको देख रहे हैं, जो बिलियन दिख रहा है, क्या है? एक वैद्युत अपघट्य है। इस बिलियन में 1 मोल घोल दिया जाता है। क्या कहते हैं? 1 मोल। बिलियन में क्या कहता है? चलो बिलियन में क्या कहता है? घोल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 1 मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों के चालकता, यानी कि 1 मोल जो है दोस्तों, 1 मोल को दोस्तों क्या किया घोल दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम में, ठीक है, 1 मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, यानी कि किसी वैद्युत अपघट्य, ठीक है, इसमें 1 मोल घोलेंगे तो जाहिर सी बात है 1 मोल उसको घोलेंगे तो जो 1 मोल होगा इसके आयनों की, ठीक है, इसमें आयनों की जो संख्या होगी, क्या होगी? आयनों की जो चालकता होगी, आयनों की संख्या तो नहीं कह सकते क्योंकि संख्या नहीं, इसकी चालकता, इसकी जो आयनों की चालकता होगी, इसी को हम लोग मोलर चालकता कहेंगे। समझ में आया परिभाषा के नहीं? यानी कि कोई भी वैद्युत अपघट्य ले लीजिए, उसमें 1 मोल को घोल दीजिए, उसमें 1 मोल जो आप लोग घोलिएगा, बताओ 1 मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल जो 1 मोल घोलेंगे तो इसमें बिलियन में दिए गए जो मोलों की जो चालकता होगी, क्या होगी बताओ? दिए गए कुल आयनों की, यानी कि जो जैसे कि इसमें हम लोग क्या किए, जैसे हम आपको बताया वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयनों में होता है, शुरुआत में बताए थे। तो इसमें 1 मोल जो दिया गया तो आयनों का, ठीक है, आयनों का जो आप लोग का जो चालकता हुआ उसी को आयनों की जो चालकता हुआ, जैसे इसमें 1 मोल घोले तो मोलों के इसमें आयनों की जो चालकता हो जाएगी, मान लो NaCl इसमें घोल दिया गया, सोडियम क्लोराइड को क्या कर देगा इसमें घोल दिया गया, क्या कर दिया घोल दिया गया। Na आपको पता है कि प्लस में टूटता है, Cl आपका माइनस में टूटता है, तो इसमें आपका घोल दिया गया है। यानी कि कोई भी बिलियन है, कोई वैद्युत अपघट्य, इसमें 1 मोल को घोल दिया गया। क्या किया गया बताओ? 1 मोल द्वारा बिलियन के
यानी कि जो बिलियन है, एक मोल जो है, एक मोल जो है प्यारे बच्चों, जो बिलियन है इसमें दिए गए जो आयनों की जो चालकता होता है, इसमें जो आयनों की जो चालकता होगी इसी को क्या कहेंगे बताओ, मोलर चालकता कहेंगे कि नहीं। यानी कि बिलियन में दिए गए कुल, यानी कुल क्या आयनों की चालकता, ठीक है ना, बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहेंगे। परिभाषा आसान है, जो मैंने आपको फिगर में बता दिया है, अभी यही फिगर से मैं आपका परिभाषा लिख दूं, इस फिगर को आपको याद रखना है, ठीक है। क्या परिभाषा देंगे, ये आपका वैद्युत अपघट्ट है, हम आपको पढ़ाए अभी। वैद्युत अपघट्ट मैंने बताया था, इसमें आयनों में धारा का प्रवाह होता है, प्लस माइनस होता है आयनों में, ठीक है, ये आयनों में प्रवाह होता है। तो यहां से परिभाषा क्या बनेगा बताओ, परिभाषा क्या बनेगा बताओ, यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट के, ठीक है, किसी भी वैद्युत अपघट्ट, यहां से परिभाषा आपका बनेगा किसी वैद्युत अपघट्ट, परिभाषा एकदम मेरा सबसे सटीक रहेगा, ये मेरा गारंटी है, किसी वैद्युत अपघट्ट, किसी वैद्युत अपघट्ट में, किसी वैद्युत अपघट्ट में, किसी वैद्युत अपघट्ट में बताओ, किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल, यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट होगा बताओ, किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा बिलियन में, यानी कि एक मोल जैसे देंगे, एक मोल देंगे, जैसे कि एक मोल दिए हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल, ठीक है, एक मोल मैंने समझ रहे हो क्या है, 1 ग्राम अनुभार समझ सकते हो, एक मोल के मतलब एक मोल द्वारा जो बिलियन में दिए गए, एक मोल द्वारा क्या, एक मोल द्वारा बिलियन में दिए गए, बिलियन, एक मोल द्वारा बिलियन में दिए गए आयनों की चालकता, दिए गए क्या बताओ, आयनों की चालकता के, और कुछ बताओ, बताओ, हाँ बहुत बढ़िया, दिए गए कुल आयनों की संख्या, क्या सॉरी, आयनों की चालकता, यानी कि बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, ध्यान से देखिएगा, परिभाषा आपको याद होने की यूं ही गारंटी है, दिए गए कुल आयनों की चालकता, कुल आयनों की चालकता आपका क्या कहलाता है, आयनों की चालकता, जो आयनों की जो चालकता है इसको क्या कहेंगे बताओ, इसी को मोलर चालकता कहेंगे, आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मेरा परिभाषा आपको बताओ समझ में आया कि नहीं, मोलर चालकता कहते हैं, नहीं समझ में आया एक और समझा देते हैं, देखो मोलर चालकता कहते हैं, देखो नहीं समझ में आया, देखो किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल, यहाँ पर क्या एक मोल है, मतलब कहने का मतलब 1 ग्राम क्या है, ये अनुभार है, ठीक है, ये आपका क्या अनुभार है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा बिलियन में, एक मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, इसमें जो कुल आयनों की जो चालकता है, चालकता मैंने चलना, ठीक है, जो आयनों की जो चालकता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि किसी वैद्युत अपघट्ट के एक मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको, पहले ये लिखो, इसको लैम्डा एम से सूचित करते हैं, ये सारे चीजें आप लोग लिखो, इसको किससे सूचित करते हैं, बाकी परिभाषा तो मेरा आपको याद यूं ही हो जाएगा कि किसी वैद्युत अपघट्ट में एक मोल के द्वारा, ठीक है, एक मोल के द्वारा बिलियन में क्या, बिलियन में दिए गए कुल, बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता मोलर चालकता कहते हैं, इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं, ठीक है, इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे लैम्डा एम से सूचित करते हैं, ठीक है, इसे लैम्डा एम से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अब बताओ लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है, पता है आपको क्या होता है, देखो इसका लैम्डा एम इक्वल जो होता है क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, के, अब यहाँ पर के क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, के गुना 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, बताओ के गुना 1000 का मतलब समझो, के यहाँ पर क्या है किसी को पता है, के क्या है पता है आपको क्या है, के जो है ना प्यारे बच्चों कप्पा है, कप्पा क्या सर जी, विशिष्ट चालकत्व हम आपको करवाए ना, वही आपका है,
और बट्टा में क्या हो जाएगा बताओ, बट्टा में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एम ये क्या, स्मॉल एम क्या है बताओ, ये स्मॉल एम क्या है बताएं हम आपको, ठीक है। मोलारता है, क्या मोलारता है कि मोलारता है बताओ। स्मॉल यहाँ पर एम जो होता है वो आपका क्या होता है बताओ, स्मॉल एम जो होता है क्या होता है यहाँ पर आपका मोलर सांद्रण, जिसे हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर मोलालता कह सकते हो, मोलर सांद्रण भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्या है आपको फॉर्मूला है, लेमडा एक और क्या है, के गुना 100 बटा में एम। यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के कप्पा है, ठीक है, कप्पा है, जिसे मोलर क्या कहते हैं, मोलर क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, और इसको मोलर सांद्रण एम कहते हैं, को मोलर सांद्रण, और इसको क्या कहते हैं, कप्पा कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व। मैंने बोला था शुरुआत में पढ़ा रहा था, तो विशिष्ट चालकत्व के बारे में बोला था, उसको कप्पा से सूचित किया जाता है, उसी प्रकार से मैंने किया कि नहीं बताओ, ठीक है ना। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, चलो बताओ। चलो बहुत बढ़िया, एकदम सर समझ गए। चलो बिल्कुल समझने वाली बातें है, क्या किसमें है, क्या इसमें आप बताओ। अब यहाँ पर मात्रक निकालेंगे तो कैसे नहीं निकलेगा बताओ। यहाँ पर अगर मात्रक निकालना चाहिए, देखो मात्रक निकालेंगे, इसको आप लोग नोट करना चाहो कर सकते हो, मैं ओल भूल नहीं करना चाहता, तो इसको छोटा कर दूंगा तो और बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका मात्रक देखो क्या होता है, मात्रक देखो, मात्रक क्या होता है, मोलर चालकता का मात्रक यहाँ पर लिख देता हूँ, मोलर चालकता, मोलर चालकता का मात्रक, मोलर चालकता का मात्रक सूत्र क्या था बताओ, सूत्र क्या था बताओ। अभी ना आपको बताया लेमडा एम बराबर क्या था, लेमडा एम बराबर क्या बताया मैंने बताओ, के गुना 100 कप्पा गुना 100 हजार, सॉरी हजार 100 बोल रहा हूँ। यहाँ पर बटा में क्या था, स्मॉल एम। यहाँ पर आपका के क्या है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर के आपका क्या है, विशिष्ट चालकत्व है, के क्या है, विशिष्ट चालकत्व है, विशिष्ट। शुरू में देखो थोड़ा हम बताए थे विशिष्ट चालकत्व के बारे में, विशिष्ट चालकत्व एम क्या है, मोलर सांद्रता है, क्या है, एम बराबर क्या है, मोलरता लिखो या मोलर सांद्रण लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, मोलर सांद्रण। ये आपका हो गया कुछ बेसिक। अब देखो यहाँ पर मात्रक निकालना है, तो बताओ विशिष्ट चालकत्व का मात्रक मैंने क्या बताया था, ओम इनवर्स सेम इनवर्स बताया कि नहीं बताओ, बताया कि नहीं था, बताओ ओम इनवर्स सेम इनवर्स बताया कि नहीं मैंने बताओ, ओम इनवर्स सेम इनवर्स इसका मात्रक होता है, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, ये हो जाएगा कि नहीं बताओ। और यहाँ पर 100,000 का तो कोई मात्रक नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है, तो उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलो हम्म, चलो और मोल का क्या हो जाएगा बताओ, मोल का जो हो जाएगा, मोलर सांद्रण का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल बटा सीएम क्यू, याद रखना मोल बटा क्या होता है, ठीक है, ये आपका सीएम क्यू हो जाएगा, मोल बटा सीएम क्यू हो जाएगा क्या, मोलालता का मात्रक। अब ये मोलर सांद्रण का, अब बताओ इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो क्या निकल के आएगा बताओ आप लोग, क्या आएगा, इसको अगर आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इसको थोड़ा इधर लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं आगे इसको बढ़ाऊंगा, तो ये आपका ओम इनवर्स है, ये आपका सीएम इनवर्स क्या है, -1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उलट जाएगा करके, क्या हो जाएगा बताओ, ये आपका उलट जाएगा, ठीक है। यानी कि सीएम ऊपर आ जाएगा, मोल नीचे चल जाएगा, ठीक है ना, बताओ मोल इनवर्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है, ये मोल उलट जाएगा, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, और सीएम तो आएगा यहाँ पर, ठीक है, मोल क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। यहाँ पर सीधा कहेंगे सीएम क्या हो जाएगा, सीएम के पावर +3 हो जाएगा, सीएम के पावर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से जुड़ेगा कि नहीं बताओ, बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जुड़ेगा आपके नहीं बताओ, सीएम में इतना को जोड़ेंगे तो इस यहाँ पर मात्रक आपके क्या निकल जाएगा, ओम इनवर्स, ध्यान दीजिएगा मैं समझा देता हूँ, सीएम -1 और +1 कितना होता है, +2 होता है, ये आपका मोल इनवर्स हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो यानी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 200 से के का कप्पा का 200 आपका क्या होता है मात्रक, ओम इनवर्स सेम इनवर्स बताया था मैंने,
और यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पर मोल क्या होता है, मोल बटा सीएम क्यू होता है, ठीक है। मोलरता आप लोग पढ़े, मोलरता मोलर सांद्रता, मोल बटे क्या हो गया, सीएम क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर बढ़िया से आप लोग करेंगे तो इसको कीजिएगा, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये मोल है, ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, इसको सीधा करेंगे, ठीक है, इसको सीधा करेंगे प्यारे बच्चों, इसको सीधा करेंगे, जैसे ये है इसको सीधा करेंगे तो ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। बात को समझ में कि नहीं, ये उल्टा है, क्या है, ये उल्टा है, इसको सीधा हम करेंगे, ये क्या, ये उल्टा ना है, तो इसको सीधा करेंगे तो सीएम ऊपर रहेगा, मोल नीचे रहेगा, तो मोल इनवर्स, और सीएम आपका ऊपर है, सीएम रह गया, ये -1 +1 +2 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। चलो ये आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये भी आपका क्लियर है कि नहीं बताओ। देखो अब ये मोलर चालकता आपका हो गया, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा तुल्यांकीय चालकता, तो ये भी आपका हो जाएगा काम, ठीक है ना, ये भी आपका काम हो जाएगा तुल्यांकीय चालकता के लिए भी, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो इसको नोट करो, बहुत बढ़िया चीज है, इसको जरूर याद करो, ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलो जी, चलिए एकदम एकदम एक एक क्वेश्चन को एकदम कर लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो जी भैया, चलो यहाँ तक क्लियर आपका है। अब इसका मात्रक आपको पता चल गया ना, ये आपका मात्रक होता है ओम इनवर्स सीएम के पावर माइनस, और यहाँ पर आपका मोल इनवर्स क्या हो जाएगा, ये आपका मात्रक हो जाएगा। इसको क्लियर कर लीजिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर इसको भी उतार लीजिए थोड़ा, ठीक है, इसको उतार लीजिए, मोलर चालकता, फिर हम आपको कहाँ लेकर चलेंगे, विशिष्ट क्या तुल्यांक चालकता, यहाँ पर आप लोग देखो होगा ना, चलो आ जाओ, यहाँ पर आपका क्या है, तुल्यांक चालकता, नेक्स्ट आपका क्या है, तुल्यांक चालकता। तुल्यांक चालकता क्या है वो ध्यान दो, तुल्यांक चालकता, बताओ तुल्यांक चालकता है वो आपका क्या है, बताओ तुल्यांक चालकता क्या है। देखो उसमें क्या था कि जब किसी वैद्युत अपघट में एक मोल घोल दे देते हैं, इसमें क्या 1 ग्राम समतुल्य यानी कि 1 ग्राम तुल्यांक घोल देंगे, उसमें क्या था कि एक मोल घोल दे रहे थे, इसमें क्या हो जाएगा, किसी वैद्युत अपघट के 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम में क्या, 1 ग्राम तुल्यांक हम लोग इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे, 1 ग्राम क्या होगा, 1 ग्राम तुल्यांक के भार द्वारा, ठीक है, बिलियन में कुल आयनों की संख्या, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकीय भार के द्वारा, 1 ग्राम क्या तुल्यांकीय भार के द्वारा, तुल्यांकीय भार के द्वारा, जो तुल्यांकीय भार होता है 1 ग्राम तुल्यांकीय भार के द्वारा, जो यहाँ पर 1 ग्राम जो तुल्यांकीय भार होगा, चलो चलिए याद हो गया सर, बिल्कुल याद हो जाएगा फिर बच्चों, 1 ग्राम तुल्यांकीय भार द्वारा, इसमें क्या है, कुल आयनों के चालकता, यानी कि 1 ग्राम तुल्यांकीय भार के द्वारा कुल आयनों के चालकता, और इसमें क्या था, 1 मोल द्वारा था, ठीक है, इसमें आपका क्या 1 ग्राम तुल्यांकीय भार के द्वारा, ठीक है ना प्यारे। चलो चलो यहाँ पर परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत अपघट, वही वाला परिभाषा रहेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देना है, किसी वैद्युत अपघट के, क्या लिखेंगे बताओ, वही वाला परिभाषा है, किसी वैद्युत अपघट के, किसी वैद्युत विद्युत अपघट या वैद्युत अपघट, किसी वैद्युत अपघट के, ठीक है, इसमें क्या होगा, किसी वैद्युत अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक की, ठीक है, 1 ग्राम तुल्यांक की अपघट के 1 ग्राम तुल्यांक की, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही परिभाषा है, तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा बताओ, तो 1 ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा बताओ, तुल्यांकी भार द्वारा, तुल्यांकी भार द्वारा, भार द्वारा, बताओ भार द्वारा क्या, बिलियन, भार द्वारा बिलियन में क्या
आइनो की चालकता क्या बताओ बिलियन में, ठीक है बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, दिए गए कुल आयनों की चालकता, कुल आयनों की चालकता वही वाला परिभाषा, बस इसमें थोड़ा सा अंतर हो गया मोल और तुल्यांकीय भार का। चलो दिए गए कुल आयनों की चालकता, चालकता क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ। इसकी चालकता क्या हो जाएगा, तुल्यांकीय चालकता हो जाएगा, तुल्यांकी, ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा तुल्यांकी। देखो यही आपका लिखना तुल्यांकी, तुल्यांकी क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है, क्या कहलाता है तुल्यांकी चालकता, चालकता, चालकता कहते हैं। ये आपका हो गया परिभाषा। बताओ याद हुआ कि नहीं, किसी वैद्युत अपघट की 1 ग्राम तुल्यांकी के द्वारा, 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा, ठीक है बिलियन में दिए गए कुल, कुल क्या तो कुल आयनों की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाता है। यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं बताइए। एकदम परिभाषा आसान है कि नहीं बताओ, लिखो यस सर एकदम आसान परिभाषा आप देते हैं और देंगे प्यार एकदम याद होने वाला, ठीक है ना। चलो चलो ठीक ठीक, ठीक है प्यार एकदम टेंशन नहीं लेना इसका। अब बताओ इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित किया, इसके पहले हम लोग किससे लैम्डा एम से क्या लिखा था इसके पहले, रुको तो ये रुको रुको, अरे यार इसको लैम्डा एम ने लिखा था और इसको लैम्डा इक्विवेलेंट लिखेंगे। इसको क्या, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित किया जाता है, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट क्या इसे, इसे लैम्डा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट से सूचित किया था, इक्व से सूचित करते हैं, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों, सूचित करते हैं इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, इसको लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, ठीक है क्या कहते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट से सूचित करते हैं, ये बात आप लोग लिख लो क्या कि जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो सर इसका फॉर्मूला, अच्छा इसका एक फॉर्मूला वही होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला वही बनेगा, ठीक है जो अभी इसका पढ़वाए थे वहां पर क्या था लेमडा इक्विवेलेंट, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताओ, लेमडा इक्विवेलेंट, ठीक है लेमडा इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर कितना गुना हो जाएगा, एन गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसके पहले हम आपको पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए ये क्या था के गुना था, यहाँ पर बताओ कितना गुना हो जाएगा, के मैंने विशिष्ट चालकत्व था, और यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। चलो चलिए अच्छा है सर, चलो अच्छा बात है प्यारे बच्चों, एकदम याद हो जाता है परिभाषा तो अच्छी बात है। देखो नहीं याद होता है उसके लिए यही एक समाधान है कि 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिए, इससे क्या होगा कि हर चीज आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपको हमको याद हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर इसकी मात्रा की बात करें तो के गुना 1000 होता है, क्या होता है के गुना 1000 होता है, और बाटा में यहाँ पर नॉर्मलता एन होता है, क्या होता है यहाँ पर आपका एन होता है, ठीक है क्या होता है यहाँ पर आपका एन होता है, यही आपका फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिए एकदम एक मिनट से देख लीजिए, एक वाइल लेमडा इक्विवेलेंट हो जाएगा के गुना इतना हो जाएगा, ठीक है 1000, और बाटा में ये हो जाएगा, इसको नोट कीजिए आपके 2 नंबर में आपके परीक्षा में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, इसको जरूर नोट कीजिए, ठीक है एकदम आराम से टॉपर्स की तरह आप लोग नोट कर लीजिए, टॉपर बनाना है आपको आप लोग को तो नोट्स तो करना पड़ेगा। चलिए 1 मिनट देख लेता हूँ अगला टॉपिक क्या पढ़ाऊँ अगला, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, चलो यहाँ पर आ जाओ प्यारे बच्चों, कोलरॉस का नियम अगला है, चलो आपको समझ में आएगा टेंशन नहीं लेना है। चलो
इसका अगला टॉपिक देखा जाए, बताओ, देखा जाए, चलो आ जाओ। इसका टॉपिक अगला है कोलरॉस का नियम। देखो कोलरॉस कौन था, तो किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिसे कोलरॉस का नियम कहते हैं। जैसे लेमडा जो होता है, ये जो होता है लेमडा इन्फिनेटिव से एम होता है, ये दो मानों के योग के बराबर होता है। एक तो धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। क्या होता है, एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ये कोलरॉस ने दिया था, ये नहीं कि कोलरॉस ने दिया, कोलरॉस ने एक नियम का प्रतिपादन किया है आयनों के चालकता व्यक्त करने के लिए। क्या, आयनों के चालकता व्यक्त करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिससे हम लोग कोलरॉस का क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए ले, तो यहाँ पर मान लो हमको चालकता ज्ञात करना है, क्या यहाँ पर हमको लैम्डा इन्फिनेटिव टू एम हमको ज्ञात करना है, मान लो NaCl का, ठीक है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, तो ये आपका कैसे होगा, तो यहाँ पर आपका Na हो जाएगा, ठीक है, लेमडा, बताओ लेमडा एम हो जाएगा, Na+Cl हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि ये दो धनायन और ऋणायन में होता है, एक धनायन में होता है, एक ऋणायन योग के बराबर हो जाता है, दो मानों के योग के बराबर होता है। यानी देखो यहाँ पर यही होगा, देखो यहाँ पर आपका इस प्रकार का होगा, उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय, देखो इसको इस प्रकार से करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये आपका क्या होगा, दो मानों का एक धनायन एक ऋणायन होगा। यहाँ पर आपको क्या है, लैम्डा क्या देगा, इन्फिनेटिव टेन देगा, NaCl सोडियम क्लोराइड है। तो दो मानों का योग होगा, एक धनायन में टूटेगा, एक ऋणायन में टूटेगा। जाहिर सी बात है, एक धनायन में टूटेगा, क्या टूटेगा, एक धनायन में टूटेगा, क्या टूटेगा, Na+ टूटेगा, Na+, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्लस है, तो प्लस देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा इन्फिनेटिव टू एम Cl किस में टूटेगा, माइनस में। इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या, तो कोलरॉस का नियम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको पता चलता है कि कोलरॉस ने ऐसा नियम का विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिसे कोलरॉस का नियम कहा जाता है। ये दो ये जो है आपका क्या, दो मानों के बराबर होता है, कि इसमें एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, ठीक है, ऐसा लिखना है। बहुत आसान परिभाषा देंगे, टेंशन नहीं लो आप लोग। इसका मतलब समझते हो, ये अनंत तन्यता दिया गया, ठीक है, अनंत तन्यता पर NaCl जो है अनंत तन्यता पर Na+ में टूटा, माइनस में टूटा, इस प्रकार से आपका क्या हुआ। चलो ये आपका क्लियर हो गया ना। चलो यहाँ पर आप लोग परिभाषा देखिए, कोलरॉस का नियम, क्या लिखेंगे, कोलरॉस, बताओ कोलरॉस का नियम एक बार देख लें, क्या कोलरॉस लिखा हो कैसे। अच्छा कोलरॉस, देखो कुछ भी बुक में कुछ ऐसे भी लिखा रहता है, कोलरॉस भी लिखा रहता है, सीधे कोलरॉस भी लिख देगा। हम लिखेंगे कोलरॉस में इस प्रकार से लिखे, ठीक है, और उसमें देगा कोलरॉस का नियम, ठीक है, ये आपका कोलरॉस का नियम हो गया। देखो इसको बढ़िया से लिख दो, दिया मैंने, कोलरॉस का नियम क्या होता है, किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया। जैसे यहाँ पर देखो क्या नियम दिया था, देखो किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए देखो किसी विलयन किसी विलयन की चालकता, ठीक है, किसी विलयन की चालकता किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए, किसी भी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए, किसी भी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, कोलरॉस ने कोलरॉस ने एक नियम दिया जिसे कोलरॉस का नियम कहा जाता है। अब कहोगे इतना आसान है, देखो ना पहले आसान है क्या है, जिसे कोलरॉस नियम कहते हैं। देखो अभी शुरुआत हुआ, देखोगे तो मजा आ जाएगा, जिसे कोलरॉस नियम कहते हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बताओ किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिसे
कोलरॉस का नियम कहा जाता है। किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिसे कोलरॉस का नियम कहता है। यह अनंत अनुता पर दो मानों योग के बराबर होता है। यह अनंत अनुता पर, जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताएं थे क्या, लेमडा एम जो होता है क्या होता है, लेमडा इन्फिनेटिव टू एम होता है, ये दो मानों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये दो मानों के योग के बराबर होता है। एक धनायन में टूटता है, क्या टूटता है, एक धनायन में टूटता है, ध्यान दीजिएगा, एक धनायन में टूटता है, एक ऋणायन में टूटता है। इसी प्रकार से आपका टूटता है एक धनायन तथा एक ऋणायन में। समझ में आएगा प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। क्या, एक धनायन तथा एक ऋणायन में ये टूटता है, कोलरॉस वाला नियम। ठीक है, बताओ किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना है। यह दो मानों के योग के बराबर होता है, धनायन और ऋणायन। यह विलयन की चालकता। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर, इस नियम के अनुसार देखो यहाँ पर आप लोग इससे समझना, ये वाला जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है, इससे आप लोग समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान देना है। इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर, ये क्या अनंत आपको ना दिख रहा है, सिंबल किसका है, अनंत का है। इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मूलक चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है। दो मान के योग के बराबर है कि नहीं, यहाँ पर एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है, दो है कि नहीं, बताओ। अनंत तनुता पर मूलक चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है। अच्छा, अनंत तनुता पर, ये आपका अनंत तनुता है, इस पर ये जो है मूलक चालकता दो मानों के योग के बराबर है। पहला धनायन तथा दूसरा ऋणायन। यहाँ से एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो यहाँ से लिखेंगे इस नियमानुसार, क्या क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार किसी विलयन की चालकता, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस नियमानुसार अनंत तनुता पर लिखेंगे यहाँ पर, इस नियमानुसार अनंत तनुता, इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर, अनंत तनुता विलयन की चालकता, क्या मोलर, क्या है इस नियम अनुसार, क्या है किसी विलयन की मोलरता। ठीक है, इस नियम अनुसार किसी अनंत तनुता पर, क्या प्यारे बच्चों, इस नियम अनुसार किसी, एक बार देख लेते हैं, इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर, ठीक है, अनंत तनुता है, अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर तनुता पर, किसी विलयन की, किसी विलयन की चालकता, बताओ विलयन की चालकता दो मानों के योग के मोलर सांद्रता के बराबर होता है। विलयन की मोलर चालकता, विलयन की, किसी विलयन की मोलर, ठीक है, मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है। मुख्य मोलर चालकता, चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है। दो मानों के चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। यहाँ तक आप लोग ले, जिसमें आपका क्या होता है, धनायन और ऋणायन होता है, दो मानों के योग के बराबर होता है। बताओ यहाँ पर एक धनायन होगा कि ऋणायन होगा कि नहीं, है कि नहीं, होता है, बराबर होता है, जिसमें एक धनायन तथा एक ऋणायन होता है। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जिसमें से एक धनायन और ऋणायन होता है, जिसमें से क्या होता है, जिसमें से एक धनायन तथा ऋणायन होता है, जिसमें, जिसमें से एक धनायन, जिसमें से एक धनायन, देखो एक धनायन होगा, जिसमें से एक धनायन होता है तथा दूसरा ऋणायन होता है, जिसमें से एक धनायन तथा दूसरा, धनायन तथा दूसरा क्या होता है, धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है, ऋणायन होता है। यहाँ पर देखो आपको पता चल गया कि किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलरॉस ने एक नियम दिया, जिसे कोलरॉस का नियम कहते हैं। इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर, इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होती है, जिसमें से एक धनायन होता है, दूसरा एक ऋणायन होता है। यानी कि इस नियम अनुसार ये वाला आप लोग सूत्र लिख लेना, नीचे में लिख दो ना। चलो ये आप लोग लिखो, फिर मैं यहाँ पर से सूत्र लिख देता हूँ। बताओ सूत्र क्या हो जाएगा, लेमडा
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर आपका हो गया, इसको थोड़ा सा, चलिए इसको ऊपर मैंने कर दिया। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, लेमडा एम जो हो जाएगा इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा, एक धनायन हो जाएगा, एक ऋणायन हो जाएगा। ये आपका हो गया किसी विलयन की मोल, क्या हो जाएगा, कोलराउस का नियम, क्या हो जाएगा, कोलराउस का नियम हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका होता है कोलराउस का नियम, इसको उतारो। इतना बढ़िया से मैंने समझाया। किसी विलयन की चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम, जैसे कोलराउस का नियम कहा जाता है, 5 नंबर पूछा जाता है बाबू, ठीक है, 5 नंबर पूछा जाता है। अनंत अनुपातता पर किसी विलयन की मोलर चालकता दो मानों के योग के बराबर होता है, जिसमें से एक धनायन तथा दूसरा ऋणायन होता है। ये आपका कोलराउस का नियम है। बताइए। हाँ, देखो कोलराउस जो होता है, जो कोलराउस होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनका अनुप्रयोग देख 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 रहे हैं। इसका योग जो कहते हैं वियोजन की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका करते हैं, और बहुत चीज के लिए कहते हैं। इसका जो कोलराउस का अनुप्रयोग पूछा जाता है एग्जाम में, कि कोलराउस का अनुप्रयोग लिखे तो आराम से लिख करके आप लोग 5 नंबर उठा सकते हैं। देखो, तो वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में अल्प विलेय विलेय लवणों के विलेयता ज्ञात करें, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने के लिए ये सब के लिए कोलराउस के नियम का यूज करते हैं, ठीक है। और एक है, इसमें बता देता हूँ, प्रबल वैद्युत अपघट्य की सहायता से दुर्बल घटकों के मूल से अंतर ज्ञात करना। देखो, प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघटन के क्या ज्ञात करना, चालकता ज्ञात करना, चालकताओं का मान ज्ञात करना, ये इसका अनुप्रयोग है। ये आपको जो है ना प्यारे बच्चों पूछा जाता है आपके परीक्षा में। तो ये आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ में आया कि नहीं, इतना बताओ, समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल आया। तो आ जाओ आगे, इसका अनुप्रयोग देख लो, इसका अनुप्रयोग देखो यहाँ पर, इसका अनुप्रयोग बताओ। 5 नंबर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों ये दोनों क्वेश्चन। अनुप्रयोग, इसका अनुप्रयोग बताओ जो फटाफट याद कर लेना अनुप्रयोग, ठीक है। विसर्जन नलियों को चलाने के लिए क्या देखो, पहला वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, पहला क्या है, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में इसका निम्नलिखित अनुप्रयोग है, इसका निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित उपयोग है, इसका निम्नलिखित अनुप्रयोग है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेना, आप लोग लिख लेना, इसमें नाम काले लिखें। वियोजन की मात्रा ज्ञात करने, पहला क्या, वियोजन, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, क्या, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, 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 ये पहला हुआ। और दूसरा क्या हो गया बताओ, दूसरा क्या होगा, प्रबल से दुर्बल के लिए चालकता का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, प्रबल से दुर्बल के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, अल्प विलेय की विलेयता का ज्ञात करने के लिए, अल्प विलेय लवणों की विलेयता, अल्प जो विलेय होगा उसके विलेयता का लवणों का, अल्प विलेय के लिए क्या, अल्प विलेय के विलेयता ज्ञात करने, अल्प विलेय के, जैसे अल्प विलेय होगा उसके विलेयता ज्ञात करने में, क्या ज्ञात करने में, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने के लिए, अल्प विलेय लवणों की, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में, अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करने में, ठीक है, इसका यूज किया जाता है कोलराउस का विलेयता ज्ञात करने में, ठीक है, इसका यूज किया जाता है। और तीसरा आपका क्या बताओ, बताओ तीसरा नंबर क्या है। देखो, जैसे कोई दुर्बल है, प्रबल है, दुर्बल है, ठीक है, मान लो कोई दुर्बल है, ठीक है,
मान लो कोई दुर्बल है तो उसको प्रबल मान चालकता ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कहने का मतलब प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से, प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से दुर्बल वैद्युत अपघटन की चालकता ज्ञात करने के लिए, यानी प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलो यहाँ तक समझ गए। प्रबल वैद्युत अपघटन दो आपका क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो, प्रबल वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन, प्रबल वैद्युत अपघटन। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघटन, बताओ, प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से। ठीक है ना? चलो हाँ जी, सहायता से। तो प्रबल वैद्युत अपघटन की सहायता से दुर्बल, क्या प्यारे बच्चों, दुर्बल वैद्युत, चलो दुर्बल माने समझते हो कमजोर, और प्रबल माने क्या होता है, मजबूत। ये बच्चा जानता है ना? बताओ, बताओ इसका मतलब समझते हो ना? यस सर। या क्या हो जाएगा, दुर्बल वैद्युत अपघटन। ठीक है, दुर्बल वैद्युत, दुर्बल विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्या हो जाएगा, दुर्बल विद्युत, विद्युत अपघटन। अपघटन चालकता से प्रबल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, स्टेन का मोलर चालकता का मान ज्ञात करना, प्रबल वैल्यू, मोलर चालकता ज्ञात करना। ठीक है, ये आपका अनुप्रयोग हो गया, मोलर चालकता। ये आपका क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, 5 नंबर में पूछा जाता है इसका, इसका नियम और इसका अनुप्रयोग 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। एकदम हर हाल में आपको याद करना है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? चलिए, बताओ यहाँ तक क्लियर है? चलो, ये था प्यारे बच्चों आपका कोलरॉस। चलो आ जाओ, वैद्युत अपघटन उससे फिर करेंगे। फैराडे का नियम, इस चैप्टर में दो चीज आपका टॉपिक मजबूत है। पहला कोलरॉस का नियम, दूसरा फैराडे का नियम। ठीक है, तो आइए फैराडे का नियम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन, अपघटन के बाद फिर रासायनिक सेल भी आपको पढ़ना है, फिर मजा आ जाएगा। ये टॉपिक भी बढ़िया है। चलो आ जाओ, विद्युत अपघटन पहले पढ़ लो। ठीक है, फिर आपका फैराडे का प्रथम नियम, द्वितीय नियम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना सही बच्चे? चलिए, तो स्टार्ट किया जाए, बताओ, विद्युत अपघटन क्या स्टार्ट किया जाए? टॉपिक का नाम दे देते विद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, ठीक है, वैद्युत अपघटन देखो, इसकी सहायता क्या है, जैसे इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। विद्युत अपघटन में जब धारा प्रवाहित किया जाता है, बताओ क्या होता है? ठीक है, देखो, किस कोई भी यौगिक होगा, कोई यौगिक जलीय होता है, जलीय अवस्था का, ये विलयन अवस्था का, क्या दिक्कत है? उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब उसकी धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो बताओ क्या होगा? उसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसका जो यौगिक होगा अपघटित तो हो जाएगा। अपघटित, अपघटित करने की क्रिया जो है, यानी कि इसमें अपघटन हो जाता है। अपघटन करने की इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, बताओ? इसी को हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। यानी परिभाषा क्या हुआ, कोई भी विलयन, किसी भी विलयन, किसी भी, जैसे कि समझो, किसी विलयन में या कोई जलीय अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर समझो, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड लो लो, ठीक है, मान लो इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है। जब इसमें धारा का प्रवाह होता है,
जब इसमें हम लोग धारा को देते हैं, जैसे कि समझ लो इसमें बीकर मान लो ये आपका 2 इलेक्ट्रोड आपका क्या है, इसमें आपका 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोड है, एक धैनोड है, एक ऋणोड है, एक कैथोड है, एक एनोड है। इसमें मान लो इसमें क्या है आपका बिलियन में क्या है, 2 गो क्या है, एनोड है, ठीक है, इस बिलियन मान लो बिलियन आपका है, ठीक है, इसमें क्या है 2 गो एनोड है। तो इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, क्या कहता है, विद्युत धारा प्रवाहित कैसे कर सकते हो बताओ, कैसे कर सकते हैं, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है इसके माध्यम से, तो क्या होता है, तो विद्युत अपघटित होता है, यानी कि इनका अपघटित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि जब किसी जलीय अवस्था में, किसी जलीय अवस्था किसी विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके यौगिक क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बताओ, अपघटित हो जाते हैं कि नहीं बताओ, या अपघटित हो जाए, इनके अपघटित करने की क्रिया को ही हम लोग विद्युत अपघटन कहेंगे। परिभाषा लिखा जाएगा ना, चलिए बताओ परिभाषा या लिखा जाएगा कि नहीं, किसी विलयन में, किसी विलयन में जलीय अवस्था, देखो जलीय या द्रवित अवस्था, किसी विलयन में जलीय अवस्था में, ठीक है, चलो याद हो जाएगा ना, किसी लिखो किसी विलयन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा परिभाषा, किसी विलयन में, किसी विलयन में, ठीक है, यहाँ पर आपका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी विलयन में धारा प्रवाहित, किसी विलयन में द्रवित अवस्था में, ठीक है, द्रवित अवस्था या विलयन की अवस्था, किसी विलयन में द्रवित अवस्था, ठीक है, द्रवित अवस्था या विलयन अवस्था दोनों एक ही होता है, ये बात सहमत हो आप लोग की नहीं, ठीक है, किसी विलयन में या कहिए किसी यौगिक में विलयन, ठीक है, यहाँ पर यौगिक लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, यौगिक, ठीक है, यौगिक होगा, कोई भी यौगिक होगा, किसी यौगिक में, ठीक है, जलीय अवस्था या जलीय अवस्था या कहिए द्रवित अवस्था, किसी यौगिक में जलीय अवस्था, देखो क्या जलीय अवस्था या द्रवित अवस्था, ठीक है, बताओ जलीय अवस्था या द्रवित अवस्था, इससे कोई दिक्कत किसी को बताओ, ठीक है, किसी यौगिक में जलीय अवस्था या विलयन की अवस्था, कोई भी होगा, जलीय अवस्था या द्रवित अवस्था, तो यहाँ पर ये नहीं कि जलीय ही लिखना है, आप लोग अगर बढ़िया फॉर्म देना चाहते हो, विलयन इसमें भरा हुआ है, तो उसे किसी यौगिक में विलयन की अवस्था बोलिए या जलीय अवस्था बोलिए या बोलिए द्रवित अवस्था, ठीक है, तो किसी यौगिक में यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे विलयन देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नाम देना यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलयन सबसे बढ़िया हो जाएगा, किसी यौगिक में विलयन की अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर, विलयन की अवस्था में क्या, धारा प्रवाहित करने पर, देखो धारा प्रवाहित मैंने किया ना, धारा प्रवाहित करने पर क्या होता है, रुकिए मेरे प्यारे, 1 मिनट रुकिए, हाँ क्या हो गया जी, तेरा बताओ, देखो ये आपका, चलिए ये आपका हो गया प्यारे, अपने ने दिख रहा है, चलो यहाँ पर आपका क्या हो जाए, किसी यौगिक में विलयन की अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, धारा प्रवाहित करेंगे कोई यौगिक को, उसमें विलयन की अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, या अपघटित हो जाए, अपघटन होने की क्रिया हो जाती है, ठीक है, क्लियर है सर जी, चलिए, करने पर किसी यौगिक को अपघटित, किसी यौगिक को क्या, यौगिक यौगिक को अपघटित कराने की क्रिया, अपघटन कराने या अपघटित कराने की क्रिया, अपघटन, अपघटन कर देते हैं, ठीक है, अपघटन, घटन कराने की क्रिया क्या कहलाता है, कराने की क्रिया क्या कहलाता है, क्रिया विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन,
अपघटन कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आपका। विद्युत अपघटन कहते हैं, यहाँ तक आपको विद्युत अपघटन के बारे में कोई दिक्कत बताओ। बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? बताओ, यहाँ पर आपको पता चला कि नहीं? ये मैंने आपका विकल्प पढ़ा है, ठीक है। किसी यौगिक में विलयन की अवस्था में धारा प्रवाहित करने पर किसी यौगिक को अपघटित करने या अपघटन कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। अपघटित कराने की क्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन कहते हैं। इसका उपयोग किया जाता है, बताओ किसमें किया जाएगा इसका उपयोग? चलो, इसका उपयोग एक बार देख लो क्या कहा जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? रासायनिक यौगिक के निर्माण करने में, तुल्यांक भी ज्ञात करने में। इसका उपयोग देख लो। इसका उपयोग इसका उपयोग थोड़ा देख लो। इसका उपयोग क्या है? पहला लिख लो, धातुओं के संक्षारण में। पहला, धातुओं के संक्षारण में। धातुओं मैंने संक्षारण मैंने क्या, उसकी क्षति को रोकने के लिए, धातुओं को संक्षारण कर रखने के लिए, धातुओं के संक्षारण के रूप में। धातुओं को संक्षारण के रूप में, बताओ किसी धातुओं के संचालन के रूप में इसका यूज करेंगे। चलो बताओ यार, यहाँ पर तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में, रासायनिक यौगिक के निर्माण करने में, रासायनिक यौगिक का निर्माण करना होगा तो इसे का यूज करेंगे। रासायनिक 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 यौगिक ज्ञात करने में, यौगिक ज्ञात करने में, ठीक है। ज्ञात करने में, ये रासायनिक यौगिक ज्ञात करने में। तीसरा क्या बताओ? रासायनिक यौगिक ज्ञात करने में तीसरा क्या बताओ? अभी मैंने आपका बताया, क्या बताया बताओ? रासायनिक यौगिक ज्ञात करने में, साथ में तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में। क्या है? तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में, तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में। ये आपका क्या, तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में, ये आपका इसका उपयोग हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक बार। धातुओं के संक्षारण के रूप में, रासायनिक यौगिक ज्ञात करने में, तुल्यांकीय भार ज्ञात करने में। तो ये इसका अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है ना? चलो आवाज आए ये वाला फैराडे का नियम वाला समझ में आने आएगा कि नहीं आपको? बताओ बताओ, पहला नियम आ जाए। बताओ, यहाँ पर पहला नियम आ जाए। फैराडे का प्रथम लॉ क्या कहता है? जैसे कि देखिए, किसी भी पदार्थ में को आवेश प्रवाहित करेंगे, क्या होगा पहले बच्चों? बताओ पहला नियम। देखो, परिभाषा आपको फिगर बताएंगे तभी समझ में आए। इनके वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यानी वैद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रॉन पर पदार्थ मात्रा है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर, जैसे वैद्युत अपघटन क्रिया में, वैद्युत अपघटन अभी मैंने आपको बताया, वैद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा से, इलेक्ट्रॉन पर कुछ पदार्थ मुक्त होता होगा, उसके पदार्थों की मात्रा, इसमें जो प्रवाहित आवेश होता है उसके समानुपाती होता है। तो यहाँ से बीकर दो लेने दो, इस प्रकार से हमको एक बीकर लेने दो। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या बीकर है, इसमें क्या मैंने कोई बिलियन डाल दिया। ठीक है, इसमें आपका क्या है, कोई बिलियन आपका है। ठीक है, ये आपका मान लो कोई बिलियन भरा हुआ है, इसमें क्या है, दो गो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें क्या है, दो दो गो इलेक्ट्रोड है ना प्यारे बच्चों? क्या लिख रहा है? चलो, इसमें दो इलेक्ट्रोड है। क्या, इसमें दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर मान लो है। ठीक है, इसमें क्या है, दो गो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसमें क्या, दो गो इलेक्ट्रोड है। ये आपका क्या होता है बताओ? जैसे कि इसमें NaCl मान लो कि डाला हुआ है, सोडियम क्लोराइड।
NaCl इसमें क्या हुआ है, भरा हुआ है, समझ लो। इसमें क्या NaCl है, बताओ इसमें क्या NaCl है, NaCl है, ठीक है। इसमें क्या है, NaCl है। तो देखो ये आपका जो होता है एनोड होता है, ये कैथोड होता है। यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया, ये जो आपका है इसमें क्या है, एक एनोड है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये आपका क्या एनोड होता है। इलेक्ट्रोड दो प्रकार का, एक एनोड वाला एक कैथोड वाला, और ये आपका क्या है, कैथोड है। ध्यान देना, ये आपका कैथोड है, एक एनोड है एक कैथोड है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड इसमें डाला गया है, तो सोडियम किस पर मुक्त होता है, बताओ। सोडियम प्लस है वो कैथोड पर मुक्त होता है, किस पर मुक्त होता है, सोडियम प्लस है, ये आपका कैथोड पर मुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर आपका किस पर मुक्त करेगा, तो ध्यान रखना, ये आपका मुक्त किस पर करेगा, सोडियम पे करेगा, ठीक है। Na इसी में मुक्त होगा, ठीक है। ये आपका Na हो गया, यहाँ पर मैं बढ़िया से लिख देता हूँ देखने के लिए। ये विलयन तो भरा हुआ, लेकिन इसमें यहाँ पर Na मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है, Na यहाँ पर मुक्त होता है, और Cl यहाँ पर मुक्त होता है, माइनस जो होता है Cl, ये आपका यहाँ पर मुक्त होता है। यानी कि यहाँ पर आपको पता चलेगा Cl यहाँ पर मुक्त होगा, Na यहाँ पर। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, ये आपका Na जो टूटा किस पर टूटा, पॉजिटिव पर टूटा, इस पर टूटा, ठीक है, जाकर के। और ये आपका जो Cl है ये आपके किस पर आकर टूटा, कैथोड पर आकर टूटा, एनोड पर आकर टूटा। यानी कि आपको पता है कि एनोड पर जैसे क्लोरीन में मुक्त हुआ, कैथोड पर पॉजिटिव यानी कि धैनोड पर मुक्त हुआ, ठीक है, कैथोड पर पॉजिटिव मुक्त हुआ। यहाँ से आपको पता चल गया क्या, इसमें जब धारा प्रवाहित किए, किसमें, क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसमें जब धारा प्रवाहित किए तब ऐसा हुआ। क्या हुआ, इसमें दिख रहा है ना, चलो यहाँ पर आपका विद्युत धारा प्रवाहित किए तब। तो बताओ अब लेकिन नियम लिखा जाएगा, यानी कि किसी ये मैंने इसमें आपका क्या है, इसमें प्रवाहित इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा, इसमें प्रवाहित जो आवेश होता है उसके समानुपाती होता है। इनके फैराडे का पहला नियम क्या लिखोगे, बताओ। एकदम आसान है, देखो समझ जाओगे एक बार में। देखिए ये आपको पता चल गया, वैद्युत अपघटन क्रिया हुआ। वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, जो इलेक्ट्रोड ही है, ठीक है, इस पर क्या है, इस पर जो इलेक्ट्रोड है इस पर क्या पदार्थ पे, देखो ये देखो एक बात और, हाँ ये क्लोरीन है, क्लोरीन तो जाहिर सी बात है इसमें क्या होगा, प्लस होगा, तभी ना ये माइनस को आकर्षित किया। अगर प्लस प्लस रहता तो आकर्षित थोड़ी करता, माइनस माइनस रहता तो थोड़ी आकर्षित करता है। यानी कि पता चल गया कि एनोड जो इलेक्ट्रोड है इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तभी ना ये आकर्षित किया। बताओ यहाँ पर आकर्षित किया, पॉजिटिव हो जाएगा इस पर, देखिए पॉजिटिव है। और ये देखो Na है, सोडियम पर क्या है, क्या होता है, प्लस में टूटता है, तो जाहिर सी बात इसमें माइनस होगा, तभी पॉजिटिव को बुलाया है, तो यहाँ पर माइनस इसमें हो जाएगा, बताओ माइनस आवेश हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका दिख रहा है कि नहीं आपको, बताओ यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक लिखो, यस लिखो, क्लियर है ना। चलो अब पहला नियम फैराडे का, फैराडे के विद्युत संबंधित नियम, यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या, फैराडे संबंधित, फैराडे फैराडे का अपघटन संबंधित नियम। क्या है फैराडे का टॉपिक का नाम क्या है, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन, फैराडे के विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन संबंधित नियम, बताओ संबंधित। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधित नियम हो गया। पहला नियम क्या है कि विद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, जैसे पदार्थ की मात्रा मान लो, मात्रा आपका यहाँ पर क्या मात्रा मान लो m आपका यहाँ पर मुक्त हुआ किसी पदार्थ पर, वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा मान लो m है, इस समानुपाती होता है किसके, ये आपका समानुपाती किसका होता है, ये आवेश के समानुपाती होता है, क्यू के समानुपाती होता है।
यहाँ पे आप आपका पहला नियम पूछेगा एग्जाम में 2 नंबर में, या तो 5 नंबर पूछा जाता है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है। तो वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई 2 इलेक्ट्रोड आपको दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। प्रवाहित मात्रा m है, इससे प्रवाहित आवेश इससे प्रवाहित होने वाले आवेश q है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या हो रहा है? विद्युत धारा। ये आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, तो यही आपका वैद्युत अपघटन का पहला नियम हो जाएगा। पहला नियम क्या हो जाएगा बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में पहला नियम। बताओ पहला नियम क्या हो जाएगा, बताओ। वैद्युत अपघटन क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी कि पहला नियम हो गया वैद्युत अपघटन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़िया से लिख लो। पहला नियम आपका क्या हो गया, पहला नियम। पहला नियम क्या हुआ, वैद्युत अपघटन में, वैद्युत अपघटन में, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा, मात्रा प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश के कैसा होता है बताओ, आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। आवेश के समानुपाती होता है। बताओ याद हो रहा है कि नहीं, बताओ। से होता है, यही आपका पहला नियम कहता है, ठीक है। यानी कि आपका किससे, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। प्रवाहित मात्रा मान लीजिए m है तथा इससे प्रवाहित आवेश क्या है, q है, ठीक है। तो ये आपका पहला नियम हुआ, ठीक है। प्रवाहित मात्रा आवेश कैसा होता है, समानुपाती होता है। पहला नियम यही है, और आपके परीक्षा में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है बाबा, सोचो। समझ रहे हो, 5 नंबर में पूछ देता है रे बाबा। चलो बताओ समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पर आपका एम समानुपाती क्या हुआ, और आपको पता है कि क्यू बराबर आई टी होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एम बराबर, एम समानुपाती क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ क्यों। तो आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ये आपका होता है कि नहीं, फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं। अब बताओ समानुपाती हटेगा, देखो यहाँ पर अगर मान लो यहाँ पर एम बराबर मैं कर दूंगा जेड आई टी, यानी कि मैं यहाँ पर समानुपाती की जगह क्या मैंने जोड़ दिया, दिख रहा है कि नहीं बताओ। एम जेड आई टी मैंने लिखा नीचे में, दिख रहा है ना। और यहाँ पर जो जेड है, यहाँ पर जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यानी कि समानुपाती की जगह कांस्टेंट जोड़ा, ठीक है। जहां पर जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। देखिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर एम जो इलेक्ट्रो पदार्थों पर, हाँ हाँ देख लो, इसको मैं समझा देता हूँ क्या है एम बराबर जेड आई टी। अगले पेज में इसको उतार लो, उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम बराबर क्या था, एम बराबर जेड आई टी, पहला नियम यही ना हुआ। इसमें देखो क्या है, एम क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पर, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की यह मात्रा हुआ कौन, स्मॉल एम। और जेड क्या हुआ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये आपका क्या हुआ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक हुआ जेड। और आई टी तो आपको पता है आवेश है, ठीक है। आवेश वाला सूत्र है। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं, बताओ।
बताओ। अच्छा, क्यू और आई टी क्या है सर? आई टी आपका बेस है, ठीक है। ये आई टी जो दिख रहा है बेस दिख रहा है, धारा और समय है। आई टी क्या है, तो यहाँ पर आप लोग को पता है क्यू बराबर आई टी होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। क्यू सॉरी, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी ना होता है। क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। ये आपका फॉर्मूला क्यू बराबर आई टी होता है, ठीक है ना। चलो, 30 सेकंड में, ठीक है, 1 एम्पियर प्रवाहित होगा। 30 सेकंड में अगर मान लो 1 एम्पियर प्रवाहित होगा, क्यू बराबर आई टी, जेड एक नियंत्रक है मान लो, ठीक है। यहाँ पर 30 सेकंड है, 30 सेकंड है, तो यहाँ पर मान लिया जाए 30 सेकंड, 30 सेकंड है, 1 सेकंड मान लिया जाए, 1 एम्पियर मान लिया जाए। क्यू बराबर आई टी, फॉर्मूला में जेड आई टी। यहाँ पर मान लो ये बार, ठीक है। यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में एक धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। सेकंड 1 सेकंड मान लिया, धारा एगो मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर लगा दे फॉर्मूला, ठीक है प्यारे बच्चों, यदि टी बराबर 1 सेकेंड और क्यू बराबर 1 एम्पियर मान लिया जाए, तो क्या हो जाएगा बताओ। यदि 1 सेकंड मान लिया जाए, ठीक है, 1 सेकंड और इसका 1 एम्पियर मान लिया जाए, यानी पे देखो यहाँ पर आए को क्या 1 सेकंड, ये मान लो कि इसे प्रवाहित क्या है, 1 सेकंड प्रवाहित होता है, धारा क्या प्रवाहित होता है। यहाँ पर आए और टी को क्या है, आए यानी कि दोस्तों धारा को एक मान लिया जाए, समय को आपका 1 सेकंड मान लिया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम बराबर क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा कि नहीं। यानी कि बताओ एम बराबर जेड बन जाएगा कि नहीं, बताओ। एम बराबर जेड बन जाएगा कि नहीं, अगर आए और टे को धारा और सेकंड को, धारा एक अगर प्रवाहित होता है 1 सेकंड में, यानी कि धारा 1 सेकंड में एक प्रवाहित होता है, अगर ऐसा मान लिया जाए, तो एम बराबर जेड हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, आपका इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा में और विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का क्या निकल जाएगा, परिभाषा निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि विद्युत अपघटन क्रिया में यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, यानी कि 1 एम्पियर की धारा, यानी कि 1 एम्पियर की धारा, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, 1 सेकंड टाइम एक तक 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए, तो ये आपका क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक है। बताओ समझ में से आ जाएगा कि नहीं, बताओ। यहाँ पर मान लिया जाएगा, इसको ऐसे मान लिया, तो बताओ यहाँ पर हो जाएगा काम कि नहीं, बताओ। देखिए यहाँ पर अगर मान लिया जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, यानी कि 1 एम्पियर की धारा, इस प्रकार कहा जा सकता है कि देखो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, 1 सेकंड की एक एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है, इस यहाँ पर मैं लिख दिया, नियम लिख सकता हूँ। इस प्रकार कहा जा सकता है, देखो फिजिक्स वाला भी थोड़ा थोड़ा आ सकता है यहाँ पर। इस प्रकार कहा जा सकता है, देखो यदि एक एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होते हैं, 1 सेकंड में, जैसे कि यहाँ पर आपका क्या था, क्यू आई टी था, 1 सेकंड में, ठीक है। 1 सेकंड टाइम कितना है, एक है, और एम्पियर आपका क्या एक है, यानी कि इस प्रकार कहा जा सकता है, कहा जा सकता है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, क्या इस प्रकार कहा जा सकता है, नियम को देख लो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 1 एम्पियर की धारा, क्या 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा, क्या प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो, 1 सेकंड तक, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक, सेकंड तक प्रवाहित हो तो इलेक्ट्रोड पर
प्रवाहित होते इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए, मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, मुक्त इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा क्या होता है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। क्या होता है, प्रवाहित आवेश के, आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। कैसा होता है बताओ, पाती होता है। ये आपका क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा आवेश के समानुपाती होता है, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुल्यांक कहते हैं। बताओ, इसी को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं परिभाषा, बताओ। देखो यही आपका था, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक आपका प्रवाहित होगा तो इससे प्रवाहित आवेश की मात्रा कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ। यस यस लिखो, समझ में आया। यानी कि आप लोगों को पता चला कि यहाँ पर 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होगी तो इसी को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहेंगे, क्योंकि एम आपका क्या है, पदार्थ की मात्रा, और यहाँ पर जेड आपका क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और यहाँ पर मैंने क्या किया, जेड आई टी था प्यारे बच्चों, जेड आई टी, तो यहाँ पर मैंने धारा को 1 माना, सेकंड 1 माना, तो एम बराबर जेड आ गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित ये हो गए इलेक्ट्रॉनों के मुक्त आवेश के कैसा होता है, समानुपाती होता है। चलो यहां तक आपका क्लियर है। बताओ अब दूसरा नियम बताओ। ये वाला फिगर देख लो, ये आपका फिगर में था। बताओ, फिगर में था। चलो दूसरा नियम आ जाओ। ये पहला नियम आपका हो गया। दूसरा नियम क्या है, उसमें दो दो को की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा नियम में क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, फैराडे का दूसरा नियम। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फैराडे का दूसरा नियम, ध्यान दीजिएगा। फैराडे का दूसरा नियम देखो प्यारे बच्चों, दूसरा नियम फैराडे का दूसरा नियम अब क्या है। देखो इसमें क्या होता है, दो रासायनिक श्रेणी क्रम में लेते हैं। श्रेणी के क्रम के मतलब कुछ इस प्रकार से लेते हैं, दो 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 को बीकर, इस प्रकार से दो दो को लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब दो को लिया जाता है तो बताओ क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट एक दूसरों से श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है, उनसे समान प्रबलता की धारा समान समय तक क्या हो, समान समय में तक प्रवाहित होता है। इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। इसमें मुक्त धारा के प्रवाह क्या होता है पहले बच्चों बताओ। मुक्त यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर मुक्त पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक सेल को इस प्रकार हम लोग जोड़ेंगे तो इससे जो प्रवाहित जो मात्रा होगी, इससे जो प्रवाहित होगा धारा, तो इस पे जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ये इस नियम में कहा जा रहा है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हो, यानी कि दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट श्रेणी क्रम में जुड़े, तो इनसे जो जब धारा प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों, ठीक है, मान लो दो या दो से अधिक इसमें आपका लगा हुआ है। ठीक है, दो या दो से अधिक क्या है, इसमें जुड़ा हुआ है, इससे दो या दो से अधिक आपका जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो होगा जब इससे समान प्रबलता की तरह समान समय तक प्रवाहित होता है तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसा होता है, तो ये आपका समानुपाती होता है। देखो नहीं समझ में आया, हम आपको पढ़ाते हैं समझाते हैं। दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट, यहाँ से लिखेंगे
दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट, वैद्युत अपघट, जब दो या दो से अधिक वैद्युत अपघट श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्रम में जोड़ते हैं, जब जोड़ते हैं तो इनसे प्रवाहित धारा, जोड़ते हैं जब दो या दो से वैद्युत अपघट एक अपघट श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनसे प्रवाहित धारा, बताओ, उनसे प्रवाहित धारा जो होता है समान मात्रा में, इनके उनसे जो प्रवाहित जो धारा होती है, जब एक दूसरे को एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनसे जो है समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, यानी जोड़ते हैं तो उनसे 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 समान प्रबलता की धारा, समान प्रबलता माने समान प्रबलता की धारा, समान प्रबलता की धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, समान समय तक, समान माने समान समय तक, ठीक है। समय तक प्रवाहित होती है, क्या होती है, प्रवाहित होती है, बताओ क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इनसे जो धारा प्रवाहित होता है, जो धारा जो समान समय तक क्या होता है, प्रवाहित होती है, ये कैसा होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, धारा समान समय तक प्रवाहित होती है, बताओ ये कैसा होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा कि नहीं, बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, बताओ, जब प्रवाहित किया जाएगा तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा होती है, तो इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा, इस पर जो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होता है उसके पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा प्रवाहित आवेश के कैसा होता है, समान प्रवाहित, बताओ, पदार्थ इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थों की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थों की मात्रा विद्युत रासायनिक की मात्रा कैसा होता है, बताओ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है कि नहीं, बताओ, मात्रा, मात्रा सोचेगा उनके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है, ठीक है, तुल्यांक के समानुपाती होता है, ये आपका नियम कहता है, होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर दो को अगर मान लीजिए हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, जैसे कि इसके पहले हम जोड़े थे, ठीक है, इस प्रकार से दो को अगर जोड़ते हैं तो इसमें भी क्या होता है, इसमें जो जोड़ते हैं तो इनसे क्या होता है, समान समय में समान धारा की प्रबलता की धारा प्रवाहित होता है, और इलेक्ट्रोड पर जिसकी मात्रा मुक्त होती है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक कैसा होता है, बताओ कैसा होता है, समानुपाती होता है, यानी कि यहाँ पर आपका दूधू को है, दूधू को बीकर है, दूधू को आवश्यकता पड़ रहा है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m1, यानी कि मात्रा क्या हो जाएगा, दूधू का मात्रा हो जाएगा m1 इंटू दूधू का, ठीक है, दूधू को क्या आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होती है, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, Z1/Z2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ, Z1/Z2 हो जाएगा कि नहीं, बताओ पहले, देखो पहले तुलना करना गलत बात है, हम गलत करें प्यारे बच्चों, पहले तुलना कर देंगे, ऐसा नहीं करते हैं, पहले क्या करते हैं, आपको क्या कहते हैं, समानुपाती कराते हैं, जैसे कि कैसा होता है, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक का समानुपात होता है, मात्रा क्या m है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है आपका, बताओ, विद्युत रासायनिक m1 और विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपका क्या है, Z1 है, ये आपका समीकरण 1 हुआ, और यहाँ पर आपका दूसरा क्या हुआ, m2 समानुपाती क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, भाग करेंगे कि नहीं, बताओ, ये 2 को समीकरण हो गया, बताओ,
अच्छा, यहाँ पर E2 E1 यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर ये Z1 है, E1 यूज होगा, ठीक है। ये आपका E1 हो गया, ये आपका E1 हो गया, ठीक है। E2 हो गया, ये आपका E1 हो गया। तो ये आपका कैसा होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपको दोनों को भाग करा देंगे, यहाँ पर आपका समीकरण 1 भाग 2, ठीक है, करेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, M1 बटा E1 प्राप्त हो जाएगा, बराबर में क्या प्राप्त हो जाएगा, M2 बटा E2 प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या हो गया, ये आपका दूसरा नियम हो गया है। समझ में आया कि नहीं, बताइए, एकदम आसान है। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहीं तो आपका, अगर यहाँ से अगर मानना चाहते हो, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, रुक जाओ, यहाँ पर M1 बटा क्या होना चाहिए, ये आपका मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर रुक जाओ एक बार, M1 बटा M2 ना होगा, हाँ जी, भाग कराएंगे समीकरण 1 और 2 को, तो M1 बटा M2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान देना, M बटा M2, और ये E1 बटा E2 हो जाएगा, ठीक है, E1 बटा E2, ये आपका हुआ। अगर आप लोग चाहो तो M1 का मान भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर M1 का मान रखोगे, इस समीकरण से M का मान क्या आया था, M बराबर ZIT आया था ना, M बराबर ZIT था, तो वहां पर भी रख सकते हो M बराबर ZIT, या भी नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इतना में भी आपका काम हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा नियम था। अगर मन करता है कि M1 बराबर Z1 IT रख दे तो वो भी कर सकते हो, Z1 IT रख सकते हो, M2 के जगह आप लोग Z2 IT लिख सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो, पर कोई ना, ये भी आपका ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिए, और ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जरूर याद रखना दोनों नियम, ठीक है। और ये सब हम आपको करवाते रहेंगे, बस मेहनत आप लोग करते रहिए, बाकी तो पूरा आसान ही था। चलो, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।